The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है और किन किन बातों को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस डिज़ाइन करने का। हम एलिवेशंस डिज़ाइन कर रहे हों या फिर हम सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हों, इन दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स लाइन कमांड, एक्सेलेंट। इसके बारे में डिस्कस करा था हमने डोर विंडो शेड्यूल्स में, उनके प्रोजेक्शन के साथ उसके एलिवेशन को ड्रॉ करना। एक्सेल के अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, वी एंड एच। V का मतलब वर्टिकल एंड H का मतलब हॉरिजॉन्टल। हमें जिस एलिवेशन पे काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे और अपने सारे फ्लोर्स को हम अलग कर लेंगे। एक बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि एलिवेशंस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एलिवेशन को फोकस करना। हमारे पास बाउंड्री वॉल भी मेंशन होती है, लेकिन उस बाउंड्री वॉल को हम अलग डिटेल्स में ऐड करते हैं। ये पार्ट हमारी ड्राइंग का नहीं है, इसकी डिटेल्स हम अलग मेंशन करेंगे। मेरा काम है सिर्फ फ्रंट एलिवेशन को फोकस करना, जो हमारा फ्रंट पार्ट को कवर कर रहा है। सबसे पहला स्टेप, मैंने एक्सेल एंटर किया एंड वी एंटर। वी फॉर वर्टिकल। हमारी वॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट क्लिक। कहाँ पर वॉल फिनिश हो रही है? सेकंड क्लिक। कहाँ पर वॉल फिनिश हो रही है? लास्ट, वो क्लिक। फर्स्ट, मिड और लास्ट, जहाँ से वॉल स्टार्ट हुई, जहाँ वॉल फिनिश हुई एंड लास्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमको पता चले कि हम किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर डोर क्लियर को सिलेक्ट करा, डोर स्टार्ट, डोर फिनिश, डोर स्टार्ट, डोर फिनिश। अब मैं काम करूँगा विंडो पे, तो मैं यहाँ पर विंडो की लेयर सेलेक्ट कर लूँगा, एक्सेलेंट वी। इन कलर्स के थ्रू मुझे आइडिया रहता है कि हमें किस पे काम करना है। दिस वन इज़ वॉल एंड दिस वन इज़ डोर एंड दिस वन इज़ विंडो। तो जब भी हम प्रोजेक्शन लाइन को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर लेयर का यूज़ ज़रूर करेंगे ताकि हमको ये क्लियर हो कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली।
एक लाइन ड्रॉ करके उसके बॉटम की लाइन को ट्रिम करा और साइड की लाइन को ट्रिम कर दिया। क्या हाइट रखना चाहते हो, आपने टोटल हाइट ली, एक्स्ट्रा, फिनिश। ये हमारा डोर है, ओके। डोर की हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट, डिलीट। ये भी हमारा डोर है, डोर को निकालो, एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम। यहाँ पर हमारे पास विंडो है, मैंने विंडो का एरिया लिया स्पेसिफिक, एक्स्ट्रा पार्ट, डिलीट। पैच करा लिया डिफरेंट कलर से, एंड मैच। MA एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, स्लैब फिनिश। बिल्कुल बेसिक, कोई भी डिटेल्स नहीं ऐड करनी है। मेरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। मुझे स्टार्ट करना है वॉल से, मैंने वॉल की लेयर ले ली, एक्सेल एंटर, V एंटर। कहाँ से स्टार्ट है, दिस वन। कहाँ फिनिश है, कहाँ वॉल फिनिश है, एंड लास्ट वॉल। हमेशा एक मेथड को फॉलो करेंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी एक एलिवेशन बन चुका होता है तो हम बार बार फिनिश लाइन देख के उसको ऑफसेट नहीं करते हैं, हम इसी का प्रोजेक्शन को फॉलो करते हैं। एक्सेल एंटर एंड H एंटर, स्टार्ट, फिनिश, स्लैब। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देंगे, ऑब्जेक्ट्स को मैच कराएंगे। वापस से हम यहाँ पर आते हैं, डोर्स, एक्सेल एंड V। ये V है हमारा, डोर स्टार्ट, डोर फिनिश, डोर स्टार्ट, डोर फिनिश। ठीक है, जितने भी डोर्स हैं हमारे, पहले उनको हम फिनिश करेंगे। एंड डिलीट। ये मेरी वॉल की लाइन है, वॉल हम यहाँ पर शो कराएंगे। दिस वन, डोर। मैच करा लिया डिफरेंट कलर्स। जहाँ पर कॉर्नर में हमारी वॉल फिनिश होती है तो उस कॉर्नर की वॉल को हमेशा मेंशन करा जाता है। हमारे पास क्या है, V1 है, एक्स्ट्रा पार्ट, डिलीट। कोई भी डिटेल नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा मॉडल। मेरे पास टेरेस लेआउट भी था, एक्सेल एंटर, V एंटर, वॉल स्टार्ट एंड वॉल फिनिश, और ये हमारी रही स्लैब। कोई भी एक रैंडम
लाइन ड्रॉ करो, मुंडी की हाइट लो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो। फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करा, कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करा देंगे। मुंडी को सेलेक्ट करा, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक बेसिक एलिवेशन विदाउट एनी डायमेंशंस। फ्रंट एलिवेशंस में हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हम कोशिश करेंगे कैड ब्लॉक का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत कम। मुझे पता है यहाँ पर हमको डोर देना है, अगर हम कैड ब्लॉक को यूज़ ना करें और अपने खुद के डोर्स को क्रिएट करके रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सिंपल से डोर होना चाहिए, सिंपल सी डिटेल्स होनी चाहिए ब्लॉक की। क्यों? क्योंकि हमारा मेन वर्क है यहाँ पर क्या है, एलिवेशंस को डिटेल्ड करना, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना, ना कि डेकोरेटिव ब्लॉक्स को इसमें यूज़ करना। और अगर हमें इसको बहुत ही डेकोरेटिव और डिज़ाइंस के साथ बनाना पड़ेगा तो हम ऑलरेडी उसको डिज़ाइन करते हैं किस पे, 3D सॉफ्टवेयर पे, ना कि कैड पे। मेरे पास ब्लॉक है, हमने ब्लॉक का इस्तेमाल करा स्केल के साथ, सेलेक्ट करके सी एंटर, पॉइंट मेंशन करा, आर एंटर करके पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पी एंटर करके क्या साइज़ है आपका, आपने उसके अलॉन्ग मेंशन कर दिया। एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट। मैंने मॉडल को ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, पहले से डिज़ाइंस को बना के रखो ताकि बार बार चीज़ों को आपको डिज़ाइन ना करना पड़े। स्केल, सेलेक्ट, आर एंटर, फर्स्ट एंड लास्ट, पी एंटर, फर्स्ट लास्ट, कॉर्नर टू कॉर्नर चीज़ों को प्लेस कर दो। मैं बार बार चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा ब्लॉक्स को। ठीक है, ये डोर है, दैट मीन्स कि ये डोर है, उसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। आर, फर्स्ट एंड लास्ट, पी एंटर, फर्स्ट एंड लास्ट, देन प्लेस। मेरे पास एक टूल है स्ट्रेच का, जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो जाएगी हम एस एंटर करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हाफ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसके आसपास की लाइन भी सेलेक्ट हो गई है तो आप शिफ्ट को दबा के उनको डीसेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और प्लेस कर देंगे। सेम कंडीशंस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। पहला काम क्या होता है, स्केल करना, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से पहले पी एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, कहाँ पर प्लेस करना है, एक पॉइंट दो और अपने मॉडल को वहाँ पर मूव करो। एस एंटर, हाफ पार्ट, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट की विंडो से, वर्टिकल लाइन को डीसेलेक्ट, एंटर एंड मूव। एक बिल्कुल बेसिक एलिवेशंस डिज़ाइन करा, डेकोरेट करने की कोशिश करी, सिंपल। दूसरा स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम क्या क्या फिनिश दे सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल जब क्रिएट कर सकते हैं जब चीज़ों के बारे में हमको आइडिया हो।
लाइक मटेरियल्स के बारे में। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बहुत सारे हैं मार्केट में। वॉल में ग्रूविंग दे सकते हैं, स्टोन फिनिश दे सकते हैं, और स्टोन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो मुझे तो पता नहीं इसके बारे में क्या क्या होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो सारा काम इसका होता है कैटलॉग के बेसिस पे। अगर आप कोई भी मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो मटेरियल आपकी कैटलॉग के बेसिस पे होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि हम कौन सा मटेरियल दे रहे हैं, किस कंपनी का है, उसका कोड, उसका फिनिश, ओवरऑल। तो सारी चीज़ें किसके बेसिस पे? ओवरऑल कैटलॉग के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए क्या क्या होता है। एक्चुअली कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जिनको डिस्कस करना चाहेंगे कि हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं। क्लैडिंग, ये कहलाता है एक्सटीरियर क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग, वुड क्लैडिंग। क्लैडिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी क्लैडिंग का मतलब क्या होता है? क्लैडिंग एक वर्ड है, कोई एक मटेरियल नहीं है। लाइक आपने मटेरियल फिनिश दिया वॉल पे तो वुड फिनिश या वुड क्लैडिंग, या स्टोन फिनिश स्टोन क्लैडिंग, ब्रिक स्ट्रिप्स क्लैडिंग, एसीपी क्लैड। तो ये क्लैड का मतलब क्या होता है? ओवर अ टाइम मैनी टाइप्स ऑफ क्लैडिंग फाइंड्स इट्स यूज इन द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। सिंस एंशिएंट टाइम्स क्लैडिंग वाज ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस। क्लैडिंग का मतलब होता है अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट। जो भी हम नेचुरल एलिमेंट यूज करते हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं हम अपनी वॉल को, दैट इज कॉल्ड क्लैड। क्योंकि उस मटेरियल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट एंड एज ए लेयर ऑफ लुक एंड डेकोर फॉर द स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस देर आर मैनी वेरिएशंस इन द मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैडिंग। कौन कौन सी हो सकती हैं वो? एग्जाम्पल, वो वुड भी हो सकती है, स्टोन क्लैडिंग भी हो सकती है, ब्रिक भी हो सकती है, वर सम ऑफ द अर्लीस्ट क्लैडिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर देयर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एलिमेंट। किस लिए यूज़ करा जाता है? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज के टाइम में किसी भी चीज़ को डेकोर करा जाता है एक लुक के लिए, एक फैशन के लिए, बट उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि क्लैडिंग मटेरियल यूज्ड फॉर देयर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एलिमेंट, टेम्परेचर एंड नॉइज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में चीज़ों को डेकोर करने के पर्पज से यूज़ करा जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स really aluminum styles, ceramic and glass also find its purpose in different types of cladding. ब्रिक स्ट्रिप्स क्लैडिंग, बहुत सारी क्लैडिंग, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमने अपने आसपास चीज़ों को देखा, लेकिन उनके नेम के बारे में हमको पता नहीं होता है कि वो वॉल हमारी किससे फिनिश है। बस हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये ब्रिक है, दैट मीन्स ये ब्रिक इस पर यूज़ करी गई है। ब्रिक स्ट्रिप्स क्लैडिंग जाती हैं एक्सटीरियर के अंदर यूजिंग नेचुरल स्टोन, मिक्सिंग नेचुरल स्टोन्स, स्टेटमेंट, बहुत सारे मॉडल्स जो आज के टाइम में यूज़ करा जाता है और इसी के बेसिस पे एक्सटीरियर को डिज़ाइन करा जाता है 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल के साथ साथ एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने एक्सटीरियर पे काम करें तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन कर दिया और जब बात फिनिश की आती है तो फिनिश करने के लिए वहाँ पर ये डिस्कस होता है कि इस पर कौन सा मटेरियल आपने, कौन सा पेंट यूज़ करा है, क्योंकि वो हमने अपनी डिटेल्स में मेंशन नहीं करा। और हमने अपनी डिटेल्स में मेंशन नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिसाइड कैसे करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि जब आप अपनी डिटेल ड्राइंग पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसके अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स को मेंशन करने की। एक्सटीरियर डिज़ाइन का मतलब होता है ओवरऑल हर एक डिटेल मेंशन करना।
दो पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट हमारी वर्किंग के लिए, दूसरा पॉइंट जब आप इसको 3D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करोगे तो आपने अगर 2D में मेंशन नहीं किया कि आपने वॉल पे क्या फिनिश लिया है तो आप 3D सॉफ्टवेयर में फिनिश नहीं दे सकते। तो कैड हमारा एक बेसिक, एक ऐसा रेफरेंस है जो हर एक सॉफ्टवेयर को कवर करता है। 3D सॉफ्टवेयर में काम करना है तो कैड में डिटेलिंग होना मस्ट है। 3D एलिवेशन डिज़ाइन करनी है, उसके मटेरियल को देना है, कैड में होना इम्पॉर्टेंट है। आपको वर्किंग करा रहे हैं, किसी ने पूछा आपने क्या फिनिश करा है, तो कैड में आप वहाँ पर उसके मटेरियल को फिनिश देंगे। पेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग कैटलॉग्स हैं, नोट्स में शेयर करूँगा। उनको उस कैटलॉग के बेसिस पे दिया जाता है, क्योंकि हमारी इतनी क्रिएटिविटी स्ट्रांग नहीं होती है, हमें इतना आइडिया भी नहीं होता है कि हम अपने एक्सटीरियर में कलर कॉम्बिनेशंस क्या लें, हमें क्या कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि कंपनी ने आपके लिए कैटलॉग में कुछ पहले से ही सैम्पल्स को मेंशन कर रखा है कि आप इसमें से कलर कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं और अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल हर एक चीज़ मिलती है। जैसे कि क्या मिलती है, आपको मिल जाता है कलर कि आपने कौन सा यूज़ करा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मार्केट में इस फ़ोटो को ले जाके इस पेंट को हम परचेस करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कलर तो आता नहीं है, उस कलर के बहुत सारी शेड्स होते हैं, बहुत सारी शेड्स होते हैं, क्लियर नहीं होगा। कलर एक ऐसी, आप मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे काम करता है। कलर किन तीन चीज़ों पे काम करता है, RGB पे, रेड, ग्रीन, ब्लू। कलर किस पे काम करता है, तीन और ऑब्जेक्ट पे काम करता है, कलर्स कोडिंग पे, HSB। तो इनकी कोडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमें इसकी कोड नहीं पता चलेंगे हम उस कलर को मार्केट से परचेज नहीं कर सकते। तो कैटलॉग के अंदर आपको आइडिया मिल जाता है, आपको रेफरेंस मिल जाते हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड कर लिया 2D के अंदर, तो 100% आपको काम करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी 3D के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मटेरियल आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आपने ऑटोकैड में मेंशन कर रखा है यहाँ पर क्या फिनिश है, यहाँ पर क्या फिनिश है, यहाँ पर क्या फिनिश है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है 2D पे काम करने के लिए, तो कैटलॉग के बेसिस पे काम करना है, कलर्स वगैरह कैटलॉग के बेसिस पे निकालने हैं। हर एक चीज़ आपको कैटलॉग पे ही आज से काम करनी पड़ेगी। एक सबसे, हाँ बताइए। मतलब कैटलॉग से अगर हम जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे, जिस भी तरीके का मटेरियल, वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। ये कैटलॉग्स एक्चुअली कंपनी की ही कैटलॉग्स होती हैं ये, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो ये कैटलॉग्स जो हैं वो हम लोगों की नहीं है, ये कंपनीज की कैटलॉग्स हैं। अब एशियन पेंट्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उन कंपनीज से जाके वहाँ पर आप शॉप से ले सकते हो। वुडन की कैटलॉग्स आप इंटीरियर के शोरूम पे जाके वहाँ पर ले सकते हो। सारी कैटलॉग्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको वो लेना पड़ेंगी, तो उससे आइडिया मिल जाता है कि अभी क्या क्या मटेरियल हमारा रिसेंटली चल रहा है ना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, अभी हम सिर्फ चीज़ों को क्लियर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि हम मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 कलर्स को कैसे मेंशन कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, आज के टाइम में कोई भी पर्सन इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी का नहीं है कि अगर आप उससे कहेंगे कि ये काम करो, मुझे एक मॉडर्न एलिवेशन डिज़ाइन करके दो, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई बहुत क्रिएटिव है
जो बिना कोई रेफरेंस लेके एलिवेशन को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो काफ़ी साल से काम कर रहा है तो उसके माइंड में चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, उसको पता है कि वो क्या दे सकता है, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़, एक ऐसा आइडिया मैं आपको देता हूँ, पहले आप लोग उस पर काम करेंगे ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलिवेशंस का डिज़ाइन बनाना, मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो गए, आप सोचने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है सर कि ये डिज़ाइन हम अपने एलिवेशन में दे देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। हो ही नहीं सकता सर, ये डिज़ाइन आप दे ही नहीं सकते क्योंकि उसका साइज़ अलग है, वो डिफरेंट हाइट का है, डिफरेंट उसका साइज़ है। मैंने बोला ठीक है, आप कुछ ऐसा दे दो। आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल अलग है। हम कंफ्यूज हो गए, सामने वाला ये चीज़ मांग रहा है, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। क्लाइंट को यही डिज़ाइन चाहिए बट हमको पता नहीं है कि हम दे कैसे। क्या वो डिज़ाइन हम अपने प्लान में, अपने एलिवेशंस में ऐड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। हमेशा एक ट्रिक याद करना, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं हो गए। पहली ट्रिक, आपको कोई भी एलिवेशन निकालना हो, एग्जाम्पल चाहे ये या फिर ये, या कोई भी एलिवेशन XYZ मैं ले लेता हूँ, आप किसी को ओपन कर लो। आप उन एलिवेशंस के अंदर कुछ कॉमन चीज़ों को नोटिस करना। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी फेल नहीं होगे। आपकी इससे क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी और साथ साथ आप चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास ये डिज़ाइन है, कुछ भी है, पूरा पार्ट कवर कर दिया इन्होंने बालकनी का। पॉइंट नंबर 1, अगर इनके पास बालकनी नहीं होती तो क्या ये डिज़ाइन दे पाते? नहीं, बिना बालकनी के ये डिज़ाइन पॉसिबल नहीं था। और सेम डिज़ाइन हम निकाल सकते हैं अपने प्लान पे। अब बोलो कैसे? क्योंकि हमारे पास भी बालकनी का पार्ट है तो ये डिज़ाइन हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास वॉशरूम है पास में तो हम ये भी डिज़ाइन दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप इसको देखोगे, MS बॉक्स सेक्शन को उन्होंने लिया है और फिनिश करा है आगे गिलास के साथ। अगर इनके पास बालकनी नहीं होती तो क्या ये डिज़ाइन ऐड करा पाते? पॉसिबल ही नहीं है भाई। इनके पास बालकनी है तभी तो उन्होंने इसको ऐड कराया है। इन्होंने क्या करा, चारों तरफ से कवर कर दिया है, उसके अंदर फिनिश, ग्लास रेलिंग और MS पाइप दे दिए, बस। इससे तो कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ, दोनों डिज़ाइन किस पे बेस है? बालकनी पे। नंबर 3, आप इसको देख लो। अब इन्होंने चाहे जो भी डिज़ाइन दिया हो, लेकिन हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है? इनके पास भी बालकनी है तभी ये डिज़ाइन पॉसिबल है। और एलिवेशन देखो, इनके पास भी बालकनी है तभी ये डिज़ाइन पॉसिबल है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन से। तो इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे इस पे काम नहीं करते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो टास्क है वो थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा। फर्स्ट, ये है हमारा एलिवेशन 1, राइट, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। एलिवेशन 2, कैसे डिज़ाइन बनाना है, मैं वो एक आइडिया दे रहा हूँ आज आप सभी लोगों को कि आगे आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि एलिवेशन बनाना एक बड़ी कला नहीं है, कोई बड़ा आर्ट नहीं है, बट एक एलिवेशन को 2-3 रेफरेंस के बेसिस पे बनाना वो एक सबसे बड़ी आर्ट है। आप क्या करोगे, आप 2 से 3 इमेजेस डाउनलोड करोगे, इंसर्ट में आओगे, रास्टर इमेज रेफरेंस, आप किस पे काम करना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, पहले तो मैं इस वाले पार्ट पे काम करूँगा। एक एग्जांपल हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इंसर्ट रास्टर इमेज। मैं दूसरा इसमें से कुछ चीज़ें निकालूंगा, मतलब मैं मिक्स करना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल, और आप भी यही टास्क हमें देंगे करके। अगेन इंसर्ट रास्टर इमेज। तीसरा मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक हम ये रेफरेंस लेंगे, देखते हैं कि हम कुछ नया कर पाते हैं या नहीं। 3 एलिवेशन, एक
3 डिफरेंट एलिवेशन और एक एलिवेशन सिंपल हमारा एक सिंगल। अब समझते हैं बात को। हमारे पास ये पूरी बालकनी है, क्लियर। यहाँ भी हमारी पूरी बालकनी का पार्ट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमने एक पूरा पार्ट बालकनी का कवर कर लिया और उस रेक्टेंगल को हमने एक बिल्कुल डिफरेंट कलर से दिया स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर इतना हॉलो सेक्शन दिया है, यहाँ पर भी हमें वही पार्ट रिपीट करना है। तो मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि हम कितना और कैसे डिज़ाइन दे सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, कितना दें, क्या, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम अपने डिज़ाइन की बेसिस पे देना है। मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के डिलीट कर लिया, तो क्या हुआ, एक बेसिक पार्ट आ गया। बॉटम से कितना छोड़ना है प्रैक्टिस करने के लिए आपने, और फिर इसमें डिटेल कैसे मेंशन करी जाती है उसको फिर हम एक्सप्लेन करें। बहुत स्लो लेके चलूँगा, रिलैक्स होकर चलूँगा, कोई जल्दी का काम नहीं है। इसके नोट्स मैं शेयर करूँगा सभी लोगों को। नोट्स को स्टडी करना है, 3 रेफरेंस के एलिवेशंस बनाने हैं, उनको बना के सबमिट करना है। क्लियर है, कोई डाउट? सर है डाउट सर। बताओ। माय वॉइस इज ऑडिबल सर? बताओ शंकर। सर एक्चुअली है कि अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो मुझे कोई पढ़ाते वक्त ये कोई नहीं बताता है कि आप चार्ज कितना करो। अरे यार यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर ड्राइंग एंड फॉर योर वर्किंग। अगर यही चीज़ आपको गाइड नहीं करेगी तो बेकार है। आपकी ड्राइंग के चार्जेस क्या होने चाहिए? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन शंकर ने पुट अप करा। सबसे पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 हमेशा ध्यान रखना, आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है, सबसे पहले आप वो देखोगे। बड़े आर्किटेक्ट के चार्जेस क्या क्या है। आपके जो सीनियर और सुपर सीनियर हैं, जो आज 20 साल से काम कर रहे हैं, वो चार्जेस क्या ले रहे हैं, क्योंकि आप उनके बराबर नहीं आ सकते। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। तो आप क्या करोगे, पहले मार्केट की स्टडी करो। पहला पॉइंट, मार्केट की स्टडी करो। मार्केट की स्टडी क्या करोगे, आप ये पता करो कि आपके मार्केट में सबसे लोएस्ट प्राइस ड्राइंग का क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी मार्केट में जो सबसे लोएस्ट प्राइस है ड्राइंग का, उस प्राइस में वो पर्सन क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। पॉइंट नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर ड्राइंग, चार्जेस। ठीक है, आपकी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा, जो सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा है क्लाइंट को ड्राइंग के, उस प्राइस में क्या क्या डिटेल्स वो प्रोवाइड करा रहा है। अब आती है आपकी कंपटीशन की बात। नंबर 3 पॉइंट, आप उसी प्राइस से कम प्राइस आप प्रोवाइड कराओ अपने क्लाइंट को। अगर वो 10 चीज़ें मेंशन कर रहा है तो आप कम से कम 15 डिटेल्स उसमें ऐड करा के काम करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपको लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। नए पर्सन को क्लाइंट चार्ज ज़्यादा नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखना। वो आर्किटेक्ट के पास जाके लाखों रुपए खर्च कर देगा, बट एक फ्रेशर के पास, बिगिनर के पास नहीं जाएगा जिसको 2-4 साल का एक्सपीरियंस होगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना।